एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक में हम इसके नोट डिस्कस करें और एक पार्ट में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करें। ये सीरीज़ इस तरीके से तैयार की गई है कि कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे कुछ भी ना मिस हो। देखिए, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, क्योंकि बुक्स में क्या है 10-20 पेजों का एक चैप्टर है, तो यहाँ पे मैंने कम से कम जितना हो सकता है वो कंसाइज करके बनाया हुआ है, ताकि जो कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, चीज़ें समझ नहीं आती, तो उन सब के लिए तो ये सीरीज़ बहुत है बेनिफिट होने वाली है। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो इस दोनों सीरीज़ कंप्लीट देख लेगा, नोट्स वाली भी एमसीक्यू वाली भी, उसको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी इसी में से आ जाएगा। आप खुद भी चेक कर सकते हो चैप्टर वाइज, कैसे मैंने चैप्टर का नाम भी बताया है मैंने, और टॉपिक जो भी है, मेन पॉइंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हर चीज़, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ये बहुत ही बेनिफिट है। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल रही है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक अगर ओपन नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल रही है साथ साथ, और साथ साथ आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, मतलब वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, तो उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन से क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक पढ़ते रहते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, और जब क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी भी आ जाए ना, तो हम कर नहीं पाते। टॉपिक वही होगा, बट क्वेश्चंस क्या होंगे, थोड़ा ट्रिकी करके होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चन जैसे आप एक्चुअल हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो आप पेपर में भी कर पाओगे, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो हम हमेशा हर काम बेटर ही वे में करते हैं। तो इसलिए ये सीरीज़ के 2 पार्ट किए हैं। ठीक है, तो इसमें कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें ऐड की हुई हैं, चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो सब जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए कि कैसा आता है, साथ साथ सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ तैयारी करनी है बिना सिलेबस के तो आप करिए मत, क्योंकि पहले तो समझिए कि आता क्या है, तभी आप क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज होता है ना, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, 9th तक तो हमने डिस्कस कर लिया। 10th क्लास का आता है आपका नोट्स। ठीक है, मतलब हमने 9th क्लास की भी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आता है 10th क्लास की केमिस्ट्री का सेक्शन, लास्ट आता है, मतलब इसका 5th चैप्टर। ठीक है, लेक्चर 5। यहाँ पे आज हम इसके नोट डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यू की क्लास होगी। देखिए स्टूडेंट, एक और मैं बात बता दूँ, अगर आप सिर्फ एमसीक्यू को सॉल्व करते हो, आप सोचते हो कि आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि नोट्स अगर एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन आपको 10 वे से भी आएगा ना, तो आप कर पाओगे। बट अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे, तो हो सकता है उस पैराग्राफ से एक ही क्वेश्चन सिंपल वे में पूछा गया हो, तो आप सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, बाकी तो टॉपिक तो समझ ही नहीं आया आपको। तो इसलिए टॉपिक तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे आप सोचोगे कि आपको कोई भी टेस्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन के लिए है, या खुद को जनरलाइज करने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। बाकी आपको टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना टॉपिक के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज 5th लेक्चर है आपका केमिस्ट्री का। तो यहाँ पे चैप्टर जो इंक्लूड है वो आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें टॉपिक से समझिए कि आपको प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो देखिए, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स हैं जिस चीज़ें बनी हुई हैं हमारे चारों ओर, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्या है, एक सीक्वेंस वाइज चीज़ है। ठीक है, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की गई है सीक्वेंस वाइज। जैसे कि एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स के अरेंजमेंट की है बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास, उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया पीरियोडिक टेबल। जैसे कि होता है ना, एक टेबल में आपने बुक्स सजा के रख दी, एक हिस्ट्री की रख दी, एक तरफ साइंस की रख दी, मैथ की रख दी, ऐसे करके अरेंज कर दी। तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल है, हमारे चारों चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट से बनी है, तो उन सबको अरेंज किया हुआ है सीक्वेंस वाइज। कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, किसके पास कितनी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे वो आता है पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे जो चैप्टर है, इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी हिस्ट्री, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में।
देखो पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट टाइम किसने डिस्कस किया, उसके बाद जैसे जैसे आपको पता है साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो वैसे ही जो पीरियोडिक टेबल के बारे में है कि ये बना कैसे कैसे, जैसे कि ह्यूमन की इवोल्यूशन हुई, हम पैदा हुए, पहले क्या थे, पहले आदि मानव थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल भी डेवलप हुआ। तो सबसे पहले बात की थी एक साइंटिस्ट थे डॉपलर, ठीक है। डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि 3 जो एलिमेंट होंगे उनकी, देखो डॉपलर थे, उन्होंने बोला जो 3 जो एलिमेंट हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होगी सेंटर वाले की सेम होगी फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो सम अप होगा, जैसे कि दोनों की जो वैल्यू होगी उसका हाफ होगा बीच वाली वैल्यू, मतलब 3 मेंबर जो होंगे पीरियोडिक टेबल के उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जिसे तीन जो वर्ड यूज़ किया उसे बोला गया ट्रेड, ठीक है। इन ईच ग्रुप इज ए 3 मेंबर जिसे ट्रेड बोला गया, और जो एक ग्रुप है उसमें से जो 20 वाले की प्रॉपर्टी है वो 1 जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसके रिजम्बल करेगी। आप खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि 40 है एंड 137 है, इनका प्लस करके इसको हाफ कर दीजिए तो स्ट्रोंशियम की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा इसके केस में भी कर सकते हैं। तो डॉपलर ने बात की थी, ट्रेड की बात की थी, क्योंकि 3 मेंबर थे ना इसके ग्रुप में, तो 3 की बात की थी, तो इसको नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ ट्रेड। याद रखना डॉपलर ने क्या दिया, लॉ ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब 3, ठीक है, याद रखना 3, तो याद रखना ट्रेड, ठीक है। 3 मेंबर की बात की गई है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए ये हुए, फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने और डिस्कवरी की, जैसे कि आपका जो नए साइंटिस्ट आए वो थे आपके न्यूलैंड। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जैसे कि सारे गामा पा सुना है ना, सारे गामा पा धा नि सा, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन है, सारे गामा पा धा नि, ठीक है। फिर सा मतलब हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, मतलब जो फिर से रिजम्बल करेगी चीज़ उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट 1 के बाद होगी, मतलब एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट 1 के बराबर होगी। तो ये बात की थी न्यूलैंड ने, इसीलिए 8 वर्ड यूज़ हुआ ना इसमें, तो इसलिए उन्होंने क्या दे दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, या इसे बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोला गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, याद रखना। जब इन्होंने बोला तो उस टाइम कितने एलिमेंट थे, 56 ही एलिमेंट थे, कितने थे 56, और इन्होंने बोला कि ये जो पर उन्होंने बता तो दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव, बट ये एप्लीकेबल हुआ सिर्फ कैल्शियम तक, ठीक है। उसके बाद कोई एप्लीकेबल नहीं हुआ, और इन्होंने बोला कि 56 एलिमेंट है तो इसके बाद कोई और डिस्कवर नहीं हो सकता। और एक और चीज़ बोली, जैसे कि इन्होंने जैसे कि 2 एलिमेंट्स को एक ही साथ ले लिया, जैसे कोबाल्ट और निकल एक ही ग्रुप में ले लिया, ठीक है। सीजियम, लैंथेनम, इनको भी एक ग्रुप में ले लिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट्स मीन देखो डॉपलर ने बोला, डॉपलर के बाद न्यूलैंड का जैसे कि वैलिड हुआ कुछ हद तक, फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे कि पहले क्या था, सिंपल फ़ोन यूज़ करते थे, फिर कीपैड वाले आए, कीपैड के बाद फिर स्मार्ट आ गए, अब स्मार्ट में भी डेवलपमेंट हो रही है। वैसे ही पहले डॉपलर आए, न्यूलैंड आए, और फिर आए आपके नए साइंटिस्ट जिनको क्या बोला जाता है, जनक माना जाता है पीरियोडिक टेबल का, जिसे बोला जाता है मैंडली पीरियोडिक टेबल। क्या बोला जाता है, मैंडली पीरियोडिक टेबल, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट थे, 1869 में इन्होंने बात की थी। जब इन्होंने बात की थी तो अरेंजमेंट की गई एलिमेंट की इन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है। एवरेज जो आइसोटोप का लिया गया, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो उनका एवरेज लेके एटॉमिक मास लिया गया, ठीक है। तो जो एक ग्रुप में होंगे उनकी क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट था पीरियोडिक टेबल का जिसे फेमस माना गया, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसके लिए। और 63 एलिमेंट इस तब तक थे जब तक इन्होंने ये चीज़ बनाई थी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ये है मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये क्लासीफाई किया गया है इसमें, देखिए इसमें आप बोलोगे 6 पीरियड हैं, बट एक्चुअली जो ये वाला पीरियड है इसको भी इसी में ही काउंट किया गया है। तो कितने आगे, 7 पीरियड एंड 8 इसके क्या आगे, ग्रुप्स आगे, क्या आगे,
8 ग्रुप्स। ये किस में है? ये आता है मैनली पीरियोडिक टेबल। और याद रखना, फादर ऑफ बोला जाएगा पीरियोडिक टेबल का, उसे मैनलीव बोला जाएगा, मैनलीव का। और एक और बात याद रखिए, जब मैनलीव थे इसी टाइम, जैसे कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास, ये सारे लेके प्रॉपर्टीज़ लेके पीरियोडिक टेबल बनाया। तो इसी टाइम एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है लॉदर मेयर। क्या नाम है? लॉदर मेयर। इन्होंने भी सेम टाइम पे रिसर्च की थी, बट ये अलग अलग जगह थे, तो इनकी जो जैसे कि बोलते हैं पब्लिसिटी नहीं हो पाई, और इन्होंने थोड़े कम करैक्टर लिए। जैसे कि मैनलीव ने जो ज़्यादा करैक्टर लेके डिफाइन किया पूरा पीरियोडिक टेबल, बट लॉदर मेयर ने इतने करैक्टर नहीं लिए जितने कि इन्होंने लिए थे। तो इसके बेसिस पे ऊपर से अलग अलग कंट्री में, तो थोड़ा से बाद में मैनलीव के बाद ये पता लगा कि लॉदर मेयर भी इसी रिसर्च में चले थे, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन का साधन कम होता था। तो इसलिए जो मैनलीव का था पीरियोडिक टेबल को ही मान्यता मिली, और लॉदर मेयर को सिर्फ साइड में रख दिया गया कि हाँ इसने भी रिसर्च की थी, बट थोड़ी बहुत इसकी चली बातें। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने 6 पीरियड हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किए हैं, एक 7। तो 7 पीरियड 8 ग्रुप। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैनलीव का पीरियोडिक टेबल है उसमें कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, ग्रुप पीरियड, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आपको पता लग गया कि मैनलीव ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कि उन्होंने जो एलिमेंट्स पहले थे ही नहीं, जैसे कि कुछ जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एलिमेंट पहले डिस्कवर हुए ही नहीं थे उनके बारे में भी बता दिया था कि फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम के बाद इन्होंने नाम दे दिया ईका एल्युमिनियम। ईका का मतलब है नेक्स्ट। तो उसके बाद डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम थी जैसे इन्होंने बताई, जो कि था एलिमेंट गैलियम। तो देखिए एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे गैलियम आता है, तो इसकी डिस्कवरी इन्होंने पहले की थी कि ऐसा होगा। उस टाइम तक नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर थे? उस टाइम तक था 63। फिर सिलिकॉन का भी ऐसा था, उन्होंने जर्मेनियम का बता दिया था कि जर्मेनियम नेक्स्ट होगा, मतलब नाम नहीं दिया था उस टाइम, बट इन्होंने ई का सिलिकॉन नाम दे दिया था। और उसके बाद इन्होंने बाद में डिस्कवरी हुई तो बाद में नाम पड़ा और देखा गया कि इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो इसलिए जो इनका पीरियोडिक टेबल था वो वैलिड माना गया। और जो मैनलीव का पीरियोडिक टेबल था किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मास। याद रखना, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। अब ये क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है मैनलीव का किसके बेसिस पे है? एटॉमिक मास से रिलेटेड। ठीक है, और जिसके जैसे कि बोला गया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है सारी, और जो पहले थे एलिमेंट जो पहले डिस्कवर नहीं हुए थे उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया था। जैसे भविष्यवाणी करते हैं ना, जैसे कि तो वैसे ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसे एलिमेंट होंगे फ्यूचर में। तो ये चीज़ें बातें मैनलीव ने पहले ही बता दी थी, इसलिए तो इन्हें फादर ऑफ ए पीरियोडिक टेबल बोला गया। बट एक बात है, जैसे जैसे रिसर्च होती है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज निकल ही जाता है। तो मैनलीव जो पीरियोडिक टेबल था उनके भी कुछ डिसएडवांटेज थे। तो देखेंगे कौन सी मैनलीव पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेज थे। जैसे कि पोजीशन ऑफ ए हाइड्रोजन, ये भी नहीं बताया, क्योंकि इन्होंने पोजीशन जो हाइड्रोजन की थी वो रिजम्बल कर दी एल्किल मैटर में, बट हेलोजन हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ भी रिजम्बल करता है, इसलिए कन्फ्यूज़न। देखो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ये, तो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन यहाँ पे रिजम्बल कर दिया, बट सिमिलर प्रॉपर्टी हेलोजन की तरह भी होती है, तो ये तो गलत बात होगी। फिर इन्होंने एक और बोला, जैसे कि आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, तो उसके अलग अलग स्पेस नहीं दिया, उसको एक ही स्पेस दे दिया। तो आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। और इन्होंने क्या बोला कि अनलाइक जो कुछ एलिमेंट थे उनको सेम जगह पे जगह दे दी। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ 2-3 कुछ चीज़ें थी जो कि क्या थी, जैसे कि सोडियम कॉपर को रख दिया तो ये अनलाइक थे, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम कर दी। कुछ और भी एलिमेंट थे जिनकी, जैसे कि सारे के 2-2 रोज में बटे हुए हैं फिर से, तो इन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की प्रॉपरली। और मेटल एंड नॉन मेटल प्लेस इन सेम ग्रुप, कुछ मेटल जैसे कि आपका मैग्नीज एंड ब्रोमियम जिसको कि इन्होंने सेम ग्रुप में ले लिया। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज रहा। और पीरियोडिसिटी के बारे में इन्होंने बताया। और जैसे कि एनोमलस पेयर, तो सर्टेन एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कुड नॉट ओबे, उसको भी इन्होंने रिजम्बल कर दिया। जैसे कि ऑर्गन है, उसका
एटॉमिक मास 39.1 है। और पोटाशियम का क्या है 39.1। तो देखिए पोटाशियम क्या है बाद में आ गया और ऑर्गन पहले आ गया, बट जबकि ऑर्गन क्या है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। वैसे ही कुछ और एलिमेंट हैं जैसे कि कोबाल्ट एंड निकल। देखो कोबाल्ट है 59.9 है और आपका जो आ गया निकल आ गया ये भी 58.0 है। तो क्या है कोबाल्ट की रिजम्बलेंस क्या है बाद में, जैसे पहले कर दी और निकल की बाद में। वैसे ही टेरिलियम आयोडीन, तो देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए टेरोलियम तो ये पहले है बट इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, आयोडीन ये बाद में कर दिया इसका एटॉमिक मास कम है। तो ये कुछ एक्सेप्शन थी जो कि मैनली पीरियोडिक टेबल में थी, जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई नया पीरियोडिक टेबल आया तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नया पीरियोडिक टेबल आया वो आता है आपका मॉज़ले का। कौन सा आता है मॉज़ले का पीरियोडिक टेबल आया। तो देखिए ये है मॉज़ले का पीरियोडिक टेबल। अभी हमने डिस्कस किया कि मॉज़ले थे, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंडलीव को फादर बोला गया, पर मॉज़ले थे हेनरी मॉज़ले 1913 में इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की, जो किसके बेसिस पे था वो था एटॉमिक नंबर। और इसको राउंड ऑफ करके इसका एटॉमिक नंबर फिक्स कर दिया कि इसके बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे। और ये किसे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग मेथड यूज़ किए गए जिससे इस चीज़ को बताया। तो इसमें कितने ग्रुप्स हैं कितने पीरियड हैं, देखिए इसमें 8 ग्रुप जो कि ग्रुप डाउन द वर्टिकल लाइन, ठीक है। और आपका पीरियड देखो ये आगे पीरियड कितने हैं 7 पीरियड। तो देखिए 18 ग्रुप, कितने ग्रुप है 18 ग्रुप, ठीक है, एंड 7 पीरियड। और मैनलीव के में थे 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप थे, बट उसके एक ग्रुप को क्या था डिवाइड किया था, ठीक है। तो देखिए अब कुछ बातें मैं यहाँ पे बताऊँगी जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बातें आ गई जैसे कि जो फर्स्ट है 2 ग्रुप इन्हें एस ब्लॉक में आ गए, और जो बाहर के 12 to 13 आ गए ये आगे पी ब्लॉक में। बीच वाले जो आ गए वो आते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। एस एंड पी को क्या बोला गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बाद में जो नीचे वाली है ये इसको बोला जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट। 4 पार्ट्स में पीरियोडिक टेबल बंटा है। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज हैं, एक आ गया लेंथेनॉइड एक आ गया एक्टेनॉइड, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और 2-4 बातें मैं और बताती हूँ, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मैटर बोला, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मैटर बोला, लास्ट ग्रुप 18 ग्रुप को नोबल गैसेस, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं और रिएक्टिव नहीं होती ज़्यादा, तो ये बोला। और जो 17 ग्रुप है इसे बोला गया हैलोजन, क्या बोला गया हैलोजन ग्रुप। तो याद रखना कितने पार्ट में बताए 4 ब्लॉक में। और फिर 18 ग्रुप 7 पीरियड। एस पी डी एफ ब्लॉक इसमें आगे जो ग्रुप 1 है एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 हैलोजन एंड ग्रुप 18 नोबल एंड ग्रुप 17 आ गया हैलोजन, ठीक है। और एफ ब्लॉक को लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। और एक और चीज़ याद रखिए, जब आप इस साइड को जा रहे हो ना तो क्या हो रहा है किसके बेसिस पे ये बांटा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है बट एक ही शेल है उसी में, जिस पहले 2 थे फिर 3 आए फिर 4 आए। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ एक ही कमरे में 4 चीज़ें आन, पहले 1 थी 2 थी, तो इससे क्या हो रहा है स्पेस कम हो रहा है। तो देखो इसका जो सेंटर का डिस्टेंस है इधर से कम हो रहा है ना, क्योंकि और ऐड होगी चीज़ें, स्पेस कम होने लग गया। बट डाउन द ग्रुप जब नीचे को जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जैसे कि एक है पहले 1 शेल था 2 शेल हो गए फिर 3 शेल हो गए फिर 4 शेल हो गए, ऐसे करके शेल इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रुप डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना। और जब आप इस साइड को जा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक ही कमरे में चीज़ें ऐड कर गई, स्पेस कम हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। अब साइज इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो क्या होगा जैसे कि ये बहुत बड़ा साइज़ है, उसको बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, उसको वो अंदर वाली चीज़ के साथ इंटरेक्शन कम फील करेगा। जैसे कि सेंटर वाली चीज़ है, सेंटर है एक मेन हेड, उसके बाद इतना बड़ा राउंड लगा है, तो सबसे पहले तो वो इस राउंड वाले के साथ इंटरेक्शन फील करेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो जैसे कि लास्ट वाला डिस्टेंस था तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसको ब्रेक करना, बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो गया। जैसे कि डाउन द ग्रुप पे सेल इंक्रीज हो गया और इंट्रैक्शन कम होगी, इंट्रैक्शन कम होगी तो क्या होगा कि वो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो गया, ठीक है।
बट इस साइड को गए, डिस्टेंस कम हो गए, जो लोग थे वो और पास 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 आते रहे एक दूसरे के साथ, रिलेशन अच्छा बना तो उनको तोड़ना टफ हो गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना जो मैंने अभी आपको समझाए, ठीक है। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो रूल किस पे डिपेंड करता है, वो आता है 2n² रूल, ठीक है, 2n² रूल। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि शेल इंक्रीज करें डाउन द ग्रुप, ठीक है, और जब अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं तो एक ही सेल में देखो पहले इधर 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 पूरा रिजम्बल करता है, पर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हर सेल में एक हर जो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एक शेल इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट सेल आ गया K, तो ये आ गया इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2, मतलब जो K सेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आता है L सेल, भी डाउन द ग्रुप गए तो सेकंड 2 सेल, तो वैसे ही 2n² का रूल लगेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। फिर M सेल, इसमें क्या आ गए 3 स्क्वायर, और याद रखना एक जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं आना, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं आना। तो यहाँ पे मैजिक नंबर काम करता है, जैसे कि 2 8 8 18 18 36, ये वाला रूल काम करता है। बट ये चीज़ें डिटेल में आपको इस चैप्टर में नहीं है, तो हम सिर्फ इस चैप्टर से रिगार्डिंग ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और एटम है, रिएक्ट किसके बेसिस पे करेगा, कि देखो अगर किसी के पास स्पेस है तो क्या होगा, वो रिएक्टिव होगा। अगर स्पेस, जैसे कि माना एक बॉक्स है उसमें 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से फिल हैं बट एक हिस्सा खाली है, तो कोशिश करेगा ना वो इस हिस्से में आ जाए और फुली फिल कॉन्फिगरेशन करे। तो वो डिपेंड करे कि बैलेंसी, स्पेस है तो कोई चीज़ आ जाएगी, स्पेस नहीं है तो वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एटॉमिक साइज डिपेंड कर रेडियस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस। देखो ये जैसे कि माना एक सेल है तो देखो ये नज़दीक है ये दूर है, एक सेल बढ़ता गया, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये चीज़ याद रखना, हमेशा दिमाग में बिठा कर रखना, ठीक है। ये है पीरियोडिक टेबल, समझ गए ना। तो देखिए इस साइड जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं मेटल्स, इस साइड जो नॉन मेटल, बीच में जो ये चीज़ है ना जो ग्रीन कलर की ड्रॉ है, ये आते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब कि ये इस मेटल भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल भी बिहेव करते हैं। कौन कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आ गया आपका आस्टाटीन, फिर टेरिलियम, फिर पोलियम। तो ये क्या आ गए आपके, कुछ आपके मेटलॉइड आ गए। मेटलॉइड मतलब आपके जो कि क्या करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों बिहेव करते हैं। तो देखिए समझ आ गया। तो देखिए इस छोटी सी चीज़ को देख लीजिए, ये पूरा प्रेडिक्टेबल बना हुआ है। इंक्रीज द डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। इट्स मीन डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देखिए डाउन द ग्रुप जैसे कि आप इस पीरियोडिक टेबल में गए तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज़ कर रहा है, पहले 2 थे 3 हो गए 4 हो गए 5 हो गए ऐसे। तो दिस आपका इंट्रैक्शन कम फील कर रहा है ना आउटर मोस्ट सेल, तो उसको तोड़ना इजी है। तो अगर लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इट्स मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर के होते हैं। तो मैटर क्या हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के फैक्टर के। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज होता है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें स्पेस बनता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं ना। और फिर जब इस साइड को जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो करैक्टर होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि एक बॉक्स है इसके पास एक ही है खाली स्पेस, तो ये कोशिश करेगा ना कि इसको फिल कर ले और स्टेबल बन के रह जाए। तो वही इस साइड को क्या हो रहा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इस जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंडेंसी होती है। जैसे कि अगर इसको एक ही स्पेस खाली है, माना एक स्टूडेंट है जिसकी माना किसी एग्ज़ाम में उसको स्कोर करना है, माना 50 में से 40 आ गए, बट उसको हाईएस्ट लेने के लिए या उसको टॉप करने के लिए उसमें 1 मार्क्स का चाहिए, तो वो कोशिश करेगा ना कैसे वो 1 मार्क्स बढ़ा ले या कुछ कर ले, वो कोशिश करेगा, पेपर देखेगा कहीं ना कहीं बढ़ जाए ताकि वो टॉप कर पाए। तो वैसे ही इसमें भी क्या होता है, एक ही स्पेस खाली है तो वो कोशिश करेगा कि वो 1 मार्क्स ले ले ताकि वो करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करता है। और एटॉमिक रेडियस आपको पता है
इंक्रीज़ कर रहा है, डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल इंक्रीज़ कर रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना सेम सेल में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ कर रहा है। तो देखो ये सम अप करके मैंने यहाँ पे चीज़ की है, तो ये भी देख सकते हैं। नॉन मेटेलिक करेक्टर इस साइड को इंक्रीज़ कर रहा है, मेटेलिक करेक्टर इस साइड को इंक्रीज़ करता है, इस साइड को डिक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इस साइड को इंक्रीज़ करता है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़, क्योंकि मेटल होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की। तो यहाँ से आप ये चीज़ें समझ लेना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। और वायदेवी में हम एक क्लास लेंगे जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल की बेसिक चीज़ें समझा दूँगी, और इससे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो मैंने एक सीरीज़ बनाई है पूरी, जिसमें हर एक जो ग्रुप है उसको लर्न करने की ट्रिक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि वहाँ से आप स्टडी कर लीजिए उसको, ठीक है। तो ये तो आगे पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया। तो ये तो था चैप्टर, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ से कर लिए, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला है कि जब आप पढ़ रहे हो तो ये मत सोचिए कि आपका जैसे कि टॉपिक क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप सोचोगे क्वेश्चन से ही हो जाएगा। देखिए एक टॉपिक होगा, जैसे कि माना एक पैरा है, उसमें क्वेश्चन किसी भी वे से आता है, पर आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके आप सोचोगे कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। हो सकता है अगर वैसे क्वेश्चन आ गए तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे, बट वैसे क्वेश्चन नहीं आए तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, बेशक वही पैरा होगा, वही क्वेश्चन होगा, अलग वे से पूछ लिया तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, और एमसीक्यू तो आप सॉल्व कीजिए अपने आप को जनरलाइज करने के लिए। सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पे आप खुद को ये नहीं बोल सकते कि आपको चीज़ें समझ आ गई, क्योंकि एमसीक्यू से तो सिर्फ आपको आंसर पता लग रहा है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्यों है, ऐसा वो चीज़ नहीं पता लग रही। तो स्टोरी की तरह पढ़िए, समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।